नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हमदर्द एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुनअक़द HTCT वेब टॉक सीरीज के 4th सेशन में मैं अर्शिया खातून आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। आज का उन्वान यानी टॉपिक है पैरामेडिकल कोर्सेज का इंतखाब बतौर जरिए माश, पैरामेडिकल कोर्सेज एज करियर ऑप्शन। इस मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सैयद उस्मान, करेंटली वर्किंग एज कंसल्टेंट बायोकेमिस्ट एंड हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट इन सेंट्रल लैब जिंदाल हॉस्पिटल JSW स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, बेल्लारी, कर्नाटका। इनका मैं आज के सेशन में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। इस मौके पर शिरकत फरमा HTCT के चेयरमैन डॉक्टर जमील अहमद का मैं अपनी और ट्रस्ट की जानिब से इस्तकबाल करती हूँ। सेशन में शिरकत फरमा तमाम पार्टिसिपेंट का भी मैं अपनी और ट्रस्ट की जानिब से इस्तकबाल करती हूँ। डियर पार्टिसिपेंट्स, आपकी इत्तला के लिए बता दूं, आपके माइक्स म्यूट रखे गए हैं। आप अपने सवालात चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सेशन के आखिर में सवालात के जवाब दिए जाएंगे, तब आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। आपके माइक्स अनम्यूट कर दिए जाएंगे। नाजरीन, आज के हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज का इंतखाब बतौर जरिए माश मौजू के मुताल्लिक आप तमाम को मालूमात फराहम करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी कर्नाटका से है। डॉक्टर सैयद उस्मान ने बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से 2002 में MBBS की डिग्री हासिल की और 2008 में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी किया। फिर इसके बाद 2013 में नवोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर रायचूर, कर्नाटका से MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन बायोकेमिस्ट्री की डिग्री हासिल की। आपने अपने करियर की शुरुआत 2003 में बतौर रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर की। 2006 से 8 तक जिंदाल संजीवनी हॉस्पिटल बेल्लारी में ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर जुड़े रहे। साल 2008 से 10 में आपने रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जूनियर रेसिडेंट के तौर पर काम किया। अपने MD कोर्स के दौरान नवोदय मेडिकल कॉलेज में 3 साल तक ट्यूटर इन बायोकेमिस्ट्री के तौर पर अपने खिदमात अंजाम देते रहे। 2013 से 15 तक आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलुरु में आप बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर इन बायोकेमिस्ट्री काम करते रहे। फिर इसके बाद 1 साल के लिए DDRC SRL डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी केरला में बतौर लैब कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने खिदमात अंजाम दिए। साल 2016 में आप सेंट्रल लैब जिंदाल हॉस्पिटल JSW स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, बेल्लारी, कर्नाटका में कंसल्टेंट बायोकेमिस्ट एंड हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अहदे पर फाइज हुए और फिलहाल वहीं पर अपने खिदमात बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आपको क्वालिटी कंट्रोल, टेस्ट रिजल्ट एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस, टेस्ट रिपोर्ट एक्यूरेसी, एरर आइडेंटिफिकेशन, रूट कॉज एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड टीम मैनेजमेंट वगैरह में महारत हासिल है। और आप जेनेटिक, ट्यूमर मार्कर्स, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं। मुख्तसर कहा जाए तो आपको अपनी फील्ड में 18 साल से ज्यादा का तजुर्बा हासिल है। इस मुख्तसर से तारुफ के साथ मैं डॉक्टर साहब को खिताब के लिए मदऊ करना चाहती हूँ। सो लेट मी वेलकम द प्रोफिशिएंट एंड इनक्रेडिबल डॉक्टर सैयद उस्मान। You are most welcome, sir, in the 4th session of HTCT Web Talk series on career guidance. Yeah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to everyone. Myself, I am Dr. Syed Usman, as introduced by Ms. Ashia there.
Let me have a brief introduction by myself itself. Uh, I have done my MBBS long back. That's way back in 1996. I've joined. I have done my MBBS from Bangalore, and उसके बाद मैं कई साल तक प्रैक्टिस में था, मतलब एज ए जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन कह लीजिए। तो उसके बाद मैंने डिप्लोमा डायबिटोलॉजी किया। कंटिन्यूसली आई वाज प्रैक्टिसिंग। फिर मैंने सोचा कि एमबीबीएस और डिप्लोमा से काफ़ी नहीं है, क्योंकि अभी पोस्ट ग्रेजुएट का ज़माना है, तो यू हैव टू डू योर मास्टर्स एट एनी कॉस्ट करके मेडिकली ओनली एमबीबीएस इज नॉट सफिशिएंट, सो आई हैड टू डू माय एमडी। तो मुझे एमडी में दाखिला मिला फ्रॉम नवोदय मेडिकल कॉलेज इन रायचूर। दैट आई डिड इन 2000। आई पास्ड आउट इन 2012 एंड देन वहाँ से मैं बायोकेमिस्ट्री, एमडी इन बायोकेमिस्ट्री। आई वाज So I did my MD in biochemistry and I was into teaching field. Biochemistry MD खत्म होने के बाद मैंने teaching field join किया as a assistant professor in a medical college and उसके बाद मैं teaching field से non teaching field में आ गया। diagnostic field है मेरा, जैसे कि lab doctor हूँ मैं, जो आपके reports वगैरह जो भी रहते हैं, so it is under me, so it has to go and जिस बेसिस पर डायग्नोसिस होता है, जिस बेसिस पर ट्रीटमेंट चलता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं। तो डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे बड़े-बड़े लैब्स में मैंने काम किए हैं एंड देन फ्रॉम पास्ट 5-6 साल से मैं यहाँ पे होम टाउन आया हूँ। मेरा होम टाउन है बेल्लारी, कर्नाटक में, एंड यहाँ पे एक जेएसडब्ल्यू स्टील्स जो हेड ऑफिस है उसके रिलेटेड, उससे कंसर्न एक हॉस्पिटल है। तो उस हॉस्पिटल में मैं लैब का इंचार्ज एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर बायोकेमिस्ट्री। सो दिस वाज अबाउट माय सेल्फ इन ब्रीफ। अब आते हैं, मैं शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर जमील साहब और उनकी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इदारे हमदर्द एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट से ये सीरीज का आगाज किया है, जिसमें वो करियर गाइडेंस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को जो 10th पास एंड पीयूसी पास हैं। एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है अपने माशरे में, मुस्लिम कम्युनिटी में खासकर, क्योंकि हम सब लोग एक स्टेज से गुजरते हैं कि 10th एंड पीयूसी के बाद क्या करना है। बहुत लोगों को गाइडेंस नहीं मिलता, बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता कि व्हाट आर वी सपोज टू डू, आगे क्या कैरियर ऑप्शन करें कि वो लाइफ लॉन्ग उनका हो जाता है। तो अक्सर क्या होता है, 10th में कंफ्यूज होकर पीयूसी करे या ना करे, कोई डिप्लोमा कर ले, ऐसा एक कंफ्यूजन रहता है। एंड पीयूसी करने के बाद डिग्री कोर्सेज करें या प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन करें, उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, तो ये कंफ्यूजन अक्सर पाया जाता है। तो ये कंफ्यूजन के तहत लोग अक्सर क्या करते हैं, फैमिली एंड रिलेशंस एंड फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कशन करके कोई भी एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं एंड उसके बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि शायद मैं दूसरा कोर्स लेना था, मेडिकल वाले इंजीनियरिंग लेना था, इंजीनियरिंग वाले फार्मेसी लेना था, फार्मेसी वाले बिजनेस लेना था, बीकॉम वाले बीए लेना था। तो ये अक्सर पाया जाता है हम लोगों में कि हम लेने के बाद सोचते हैं कि शायद मैंने सही फील्ड लिया या गलत फील्ड लिया, तो एक रिग्रेट जैसा हो जाता है। एंड खासकर हमारे माशरे में ये नॉलेज ना होने के कारण, ना होने की वजह से कई सारे लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं, डिग्री भी डिसकंटिन्यू करते हैं। कई सारे लोग 10th के आगे पीयूसी पढ़ नहीं पाते, कई सारे लोग पीयूसी के बाद कुछ नहीं कर पाते, तो छोटे मोटे शॉप ओनर्स या लेबरर्स, मैकेनिक्स या कोई भी एक बिजनेस में शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे माशरे में मुस्लिम कम्युनिटी लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं एकेडमिक्स में, प्रोफेशनल कोर्सेस में, प्रोफेशनल जॉब्स में अक्सर कम पाए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जमील साहब, आई कांग्रेचुलेट यू फॉर हैविंग स्टार्टेड दीज कोर्सेस एंड ताकि इससे इजाफा हो और इसको गाइडेंस मिले लोगों को, 10th एंड पीयूसी लोगों को अपने करियर चूज करने। तो ये मकसद है इस सीरीज का। एंड सिंस आई बिलोंग टू अ मेडिकल प्रोफेशन और मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में मुख्तसर सा एक गाइडेंस देने के लिए कहा गया था। एंड आई एम हैप्पी एंड आई रियली एम थैंकफुल फॉर दिस ट्रस्ट एंड जमील साहब एंड टीम फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू हेल्प पीपल एंड स्टूडेंट्स इन गाइडिंग फॉर देयर कैरियर। Alhamdulillah, let us come back to the topic now. What exactly पैरामेडिकल माने क्या है? तो शुरू करते हैं, पैरामेडिकल का मतलब क्या है पहले वो जान जाते हैं, उसके बाद हम इसमें क्या क्या आते हैं कोर्सेस उसके बारे में कहूँगा, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके कोर्स फीसेस क्या है, और उसके जॉब्स क्या क्या हैं। तो ये 10 क्लास पास वाले लोगों के लिए भी है एंड पीयूसी साइंस पास किए हुए लोगों के लिए भी है, दोनों के लिए भी हेल्प हो सकता है। तो मेडिकली अक्सर हमारे दिमागों में मेडिकल कोर्स माने क्या है, एक डॉक्टर बनना है, या तो मेडिकल डॉक्टर या तो
डेंटल डॉक्टर बनना है, तो यही रहता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे माइंड में, हमारे नॉलेज में। तो ये गलत बात है और हमारे को इसका इल्म नहीं है। तो इसलिए मेडिकल माने ना कि सिर्फ एमबीबीएस, ना कि सिर्फ बीडीएस या ना कि सिर्फ फार्मेसी कोर्सेस, उसके अलावा साइड बाय साइड जो मेडिकल मेन कोर्सेस को या डॉक्टर को जो सपोर्ट करते हैं कोर्सेस, जो सपोर्ट करते हैं लोग, उनको कहा जाता है पैरामेडिकल टेक्नीशियंस एंड पैरामेडिकल कोर्सेस। तो ये भी बहुत जरूरी है और अहम जरूरी किरदार या रोल निभाते हैं मेडिकल फील्ड में, विदाउट विच इसके बगैर हम पूरा मेडिकल इन टोटल हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो इसलिए पैरामेडिकल कोर्सेज की बहुत अहमियत है। और खास बात और अच्छी बात यह है कि इसमें कम परसेंटेज वाले भी ज्वाइन हो सकते हैं और कम कीमत में हो जाता है। एंड इसमें अच्छा सा स्कोप भी है, प्रोस्पेक्टिव भी है और एक फीलिंग आती है कि मैं मेडिकली फील्ड रिलेटेड हूँ। डॉक्टर बन नहीं सके तो भी क्या हुआ, डॉक्टर के तहत उनको सपोर्ट करने के लिए या पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, एक खिदमत का अंजाम दे सकते हैं ना। तो इसके लिए पैरामेडिकल कोर्सेज का ये है, मतलब देयर आर मेनी पैरामेडिकल कोर्सेज फॉर 10th एज वेल एज पीयूसी। तो अक्सर इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है रिगार्डिंग हाउ टू हेल्प ए पेशेंट, पेशेंट को हेल्प कैसे करना है और डॉक्टर को हेल्प कैसे करना है, किस चीज के लिए, एक बीमारी पहचानने के लिए, या फिर बीमारी ना हो अगर टेस्टिंग ना हो, अगर कोई भी ऑपरेशन के लिए हेल्प कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो वो डॉक्टर उसको चेकअप करके एक कंक्लूजन, एक डायग्नोसिस, इसको क्या बीमारी है पहचानने की खातिर उसको थोड़े टेस्टिंग के लिए जरूरी पड़ती है। तो ठीक है, अगर टेस्टिंग के लिए वो लिखा जाता है कि भाई तुमको लिवर का प्रॉब्लम है तो लिवर टेस्टिंग चाहिए मुझे, और हड्डी का प्रॉब्लम है तो एक एक्सरे चाहिए मुझे, किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी टेस्टिंग चाहिए, तो ये डॉक्टर खुद नहीं कर सकता, तो ये लैब को दिया जाता है। तो जब पेशेंट लैब को आता है या एक्सरे डिपार्टमेंट को आता है या ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है पेशेंट, तो जो पहला इंसान पेशेंट को मिलता है वो है टेक्नीशियन, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो या एक्सरे टेक्नीशियन हो या आई टेस्टिंग टेक्नीशियन हो। तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस लिए कि वो ब्लड सैंपल विड्रॉ करते हैं या एक्सरे निकालते हैं या फिर ऑपरेशन के लिए तैयारी करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए ये पैरामेडिकल टेक्नीशियंस की बहुत बहुत जरूरी होती है। तो जैसे ही आप ये कोर्स करते हैं तो आपको एक नॉलेज मिल जाता है कि अपने पर्टिकुलर कोर्स में क्या क्या कर सकते हैं, और इससे आपको एक खुशी भी मिल जाती है, सुकून भी मिलता है कि आप पेशेंट के साथ हो, पेशेंट की हेल्प कर रहे हो और डॉक्टर की हेल्प कर रहे हो, हेंस आप मेडिकली फील्ड में रिलेटेड हो। तो एक डॉक्टर ना हो लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं है और डॉक्टर के साथ साथ आप एक अहम जरूरी किरदार निभा रहे हैं करके एक सुकून मिलेगा, एक फीलिंग मिलेगा। तो जो लोग मेडिकल एमबीबीएस या बीडीएस ना कर पाए बिकॉज इट रिक्वायर्स हाई परसेंटेज, हाई रैंक चाहिए, इसलिए कर नहीं पाए, तो उनके लिए मायूसी की बात नहीं है। कम परसेंटेज रखते हुआ भी एक मेडिकली रिलेटेड फील्ड ऑप्शन ले सकते हैं। तो यूजुअली अभी आजकल इंडिया में इसकी जरूरत और इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। जैसे लैब टेक्नीशियन कोर्सेज, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्सेज, ऑपरेशन थिएटर कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, अभी आगे स्लाइड्स में बताया जाएगा। तो इट हैज क्रिएटेड ए वेरी बिग इम्पैक्ट। तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत इजाफा होगा इल्म में, ताकि आपको सिलेक्शन करने में आसानी हो जाए कि आपको क्या चाहिए, तो क्या क्या ले सकते हैं आप। तो आइए हम देखते हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से और क्या कर सकते हैं इसमें, और आपको इससे क्या फायदा होगा, क्या इल्म मिलेगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। हाँ या तो ये पैरामेडिकल कोर्सेज क्या क्या हैं, तो हमने यहाँ पे 9 इम्पोर्टेंट कोर्सेज सॉर्ट आउट करके रखे हैं, ताकि ज्यादातर स्ट्रीमलाइन कोर्सेज जो भी कॉमनली पाए जाते हैं ये 9 हैं। इसके अलावा कई सारे दूसरे भी हैं जो कम अहमियत पाते हैं, बट यहाँ पे इंडिया में खासकर, बट अब्रॉड में फॉरेन में भी उसका अहमियत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस करियर गाइडेंस प्रोग्राम का। पैरामेडिकल कोर्सेज में सबसे पहला हमने चुना है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने कहा है, अच्छा इससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि सारे कैंडिडेट्स को, जो भी स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं, मेहरबानी करके अपने पास एक पेन और पेपर रख लीजिए, बुक रख लीजिए, क्योंकि ये स्लाइड्स बहुत कम है और मैं ज्यादा बोलूंगा इस पॉइंट्स के बेसिस पे।
ताकि आप लोग वहाँ पे लिख पाएं एंड कुछ डाउट्स रहे तो एंड में आपको टाइम दिया जाएगा, आप डिस्कस कर सकते हैं वैसे क्या आपको समझ में नहीं आया, क्या इसके मतलब डाउट्स हैं, आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आगे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसके तहत आपको अगर कोई डाउट्स या सवाल रहे तो एंड में कर सकते हैं। तो इसलिए स्लाइड्स में ज्यादा नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ मैं कहूंगा और आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपको याद रखने में और वापस दोहराने में, रिवाइज करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो आखिर ये क्या है? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से वर्ड इटसेल्फ, नेम इटसेल्फ सेज इट बिलोंग्स टू ए लेबोरेटरी। जैसा लेबोरेटरी माने आपके घरों में अक्सर आपने मतलब टेस्टिंग किया होगा, बुखार आया तो मलेरिया टेस्टिंग करो या डेंगू फीवर, आप आजकल कोरोना टेस्टिंग चल रहा है। हाँ, और कई सारे शुगर वाले जो पेशेंट्स रहते हैं, अपने माँ बाप या फिर दोस्त अहबाब या रिलेशंस, उनको शुगर टेस्टिंग के लिए आप कहाँ जाते हो? लैब में जाते हो। ठीक है, तब लैब में जाते हो तो जो पहला शख्स आपको मिलता है वो लैब टेक्नीशियन। तो लैब टेक्नीशियन माने वो आपका ब्लड सैंपल विड्रॉ करता है, या आपका यूरिन टेस्टिंग के लिए जो भी आप सैंपल देते हैं, या फिर कोई और सैंपल जैसा बलगम होता है खांसी में, तो ये सब सैंपल्स आपको देना पड़ेगा लैब टेक्नीशियन को। तो वो लैब टेक्नीशियन, उसको ये नॉलेज होता है कि कैसे निकालना है। उसका इजाफा क्या है वो ये कोर्स करने में कि आपको यू विल लर्न, आप क्या सीखेंगे इससे कि पेशेंट से आप कैसे आप ब्लड सैंपल विड्रॉ कर सकते हैं, उसका प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं। हाँ, और आपको जानकारी मिलेगी बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपको इस कोर्स में। एनाटॉमी माने बॉडी स्ट्रक्चर, कि बॉडी के अंदर क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसे क्या क्या मतलब डिसीजेस होते हैं, तो उससे क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये यूजुअली बॉडी के बारे में पढ़ा जाता है, और हर डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या रिएक्शंस आते हैं ये बेसिक फंक्शंस पढ़ाए जाएंगे और रिएक्शंस पढ़ाए जाएंगे। ये जनरल हो गया। और स्पेसिफिकली रिलेटेड आपको लेबोरेटरी में क्या क्या करना होता है, जैसा ब्लड सैंपल कैसे निकालना है और उसको टेस्टिंग कैसे करना है, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, क्या क्या औजार यूज होते हैं एक लैब टेक्नोलॉजी कोर्स में एंड एक मेडिकल लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स में। ओके, ये सब आपको सिखाया जाता है इस कोर्स में, ताकि आप ये कोर्स खत्म होने के बाद आपको इतना इल्म मिल जाएगा कि बॉडी के बारे में आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी का नॉलेज रखेंगे, उनके फंक्शंस का नॉलेज रखेंगे, और उनके कई कई सारी बीमारियों के बारे में आपको बताया जाएगा, और उनको टेस्टिंग करने के लिए कौन से सैंपल्स चाहिए, और अगर सैंपल्स निकालने के बाद उसको कैसे प्रोसेस करना है। तो इतना आप सीख पाएंगे इस कोर्स से। और 10 क्लास पास वाले लोगों के लिए ये 3 साल कोर्स होता है। इसको फिर आगे के स्लाइड्स में और इलाबोरेटली बता जाएगा। एंड जो भी पीयूसी पास होते हैं उनके लिए 2 साल का कोर्स होता है। एंड आगे भी इसका जॉब प्रोस्पेक्टस उसको बताया जाएगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो ये ओवरऑल आपको इस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स से आपको फायदेमंद रहेगा कि आप एक मेडिकल डॉक्टर को उसकी बीमारी, जो पेशेंट्स की बीमारी है, वो बीमारी पहचानने में हेल्प करने के लिए जो टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसके लिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत है। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 10th के बाद ये कर सकते हैं या पीयूसी के बाद ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा कोर्स जो है डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो इमेजिंग माने जो भी हम फोटोग्राफ या पिक्चर निकालते हैं उसको इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे बॉडी, इसमें भी बेसिक सब्जेक्ट्स रहेंगे आपका, बॉडी स्ट्रक्चर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और उनके फंक्शंस। और प्लस अगर फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्टर हूँ जो जहाँ पे आप पेशेंट्स को लेकर आते हैं, गिर गया पेशेंट, हड्डी को मतलब मार लग गया और हड्डी टूट गई और उसको मालूम है कि क्या करना है नेक्स्ट, तो वो आता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर बगैर अंदर क्या हो रहा है, हड्डी या टूटी है या नहीं है, उसको देखे बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। तो उसको क्या पीओपी कास्ट लगाना है, ब्लास्टिंग करना है, ऑपरेशन करना है, ये डिसीजन लेने के लिए एक इमेज की जरूरत है। इमेज माने या तो वो एक्सरे हो सकता है, या तो सीटी स्कैन हो सकता है, या तो एमआरआई हो सकता है। तो वो लिख के देता है कि जाओ भाई एक्सरे लेकर आओ, सीटी स्कैन लेकर आओ करके। ठीक है, तो आप जब लेकर जाते हैं एज ए पेशेंट, तो पहला शख्स, जो पहला इंसान जो मिलता है आपको इमेज निकालने के लिए या एक्सरे निकालने के लिए, वो होता है रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर बोलते हैं उसको, जो ये इमेज निकालता है, वो चाहे एक्सरे हो या सीटी स्कैन हो या एमआरआई हो, उसके लिए एक कोर्स करना जरूरी पड़ता है, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप एज ए रेडियोग्राफर, एज एक्सरे और सीटी और एमआरआई टेक्नीशियन, आप उस पेशेंट को हेल्प करेंगे किस चीज में, कि उसका जो पार्ट होता है, जैसा हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, कमर की हड्डी,
तो उसको कैसे एक्सरे निकालना है ये सीखने के लिए कोर्स करना पड़ता है। उसका सीटी स्कैन कैसा निकालना है, उसका एमआरआई कैसे निकालना है, और निकालने वाले जो मशीन्स हैं, एक्सरे मशीन या सीटी मशीन या एमआरआई मशीन, ये कैसे होती हैं और उनके बारे में सीखना जरूरी है। टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। तो इन सब चीजों को टोटल मिला के आप क्या कर रहे हैं, मेडिकली आप पेशेंट का साथ दे रहे हो, पेशेंट को हेल्प कर रहे हो, और उनका जो भी अंदर से बीमारी है, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल इवन ट्यूमर्स, जो अगर एक डॉक्टर एक ट्यूमर को डाउट करता है एक पेशेंट के अंदर, ट्यूमर देखने के लिए आपको सीटी स्कैन चाहिए, एमआरआई चाहिए। कमर में या ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, कमर के रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम है, फिर सीटी स्कैन एमआरआई की जरूरत पड़ती है। तो ये सब निकालने के लिए डॉक्टर नहीं आते। डॉक्टरों को हेल्प करने के लिए एक टेक्नीशियन रहेगा जो ये कोर्स किया होगा, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो मालूम हो रहा है ना आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कोर्सेस हेल्प करने के लिए मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स के लिए, मेन स्ट्रीम स्टाफ के लिए, मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रोफेशंस में ये कोर्स किए वाले लोग बहुत हेल्पफुल पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका रोल। तो ये होता है डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये भी 10th के बाद किया जा सकता है फॉर 3 इयर्स, जिसमें फर्स्ट ईयर बेसिक सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। पीयूसी साइंस के बाद आपको 2 साल करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके फीसेस भी हम बताएंगे एंड में, एक अप्रोक्सीमेट फीसेस आपको बताएंगे, और कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं बताएंगे। उसके बाद जॉब प्रोस्पेक्टस क्या है ये भी बताएंगे इसके बारे में। तो ठीक है, ये हुआ दूसरा डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो कमिंग टू द थर्ड वन, तीसरा जो है डिप्लोमा इन हेल्थ इंस्पेक्टर। ये क्या होता है एक्चुअली, है क्या है डिप्लोमा इन हेल्थ इंस्पेक्टर? माने ये पेशेंट्स के तहत कम और एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा ताल्लुक रखता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एज ए इंस्पेक्टर बनाया जाएगा, या डिप्लोमा आपने किया और हेल्थ इंस्पेक्शन, हेल्थ के बारे में और डिसीज के बारे में आपको जानकारी होगी, बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद अगर आप आपको कहीं पोस्टिंग मिलता है, अक्सर ये पोस्टिंग गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट के जॉब्स मिलते हैं इसमें, डिप्लोमा इन हेल्थ इंस्पेक्टर। तो गवर्नमेंट की तरफ से जब आपको पोस्ट किया जाता है कहीं जाके, तो आपको एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर जाना पड़ेगा। किस चीज के लिए? कि वहाँ पे हेल्थ कैसा है, वहाँ पे हाइजीन कैसा है, वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज कैसे हैं, वहाँ पे कौन सी बीमारियां हैं। बीमारियां में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां होती हैं। तो इसमें हाइजीन और हेल्थ इन्वॉल्वमेंट है, कितना तक हाइजीन हो रहा है, ये इंस्पेक्ट करने जाते हो कि यहाँ पे सही हेल्थ प्रिकॉशंस ले रहे हैं या हेल्थ स्टेप्स उठा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे इतनी बीमारियां क्यों फैल रही हैं, कॉलरा क्यों फैल रहा है, मलेरिया क्यों फैल रहा है, यहाँ पे पानी की सहूलत सही है, और पानी ठहरने की वजह से कई सारे मच्छर बढ़ रहे हैं। तो ये इंस्पेक्ट करने के लिए आपको भेजा जाता है, आपका रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कोर्स करने के बाद जो भी पोस्ट मिलता है आपको, इसमें क्या सिखाया जाएगा कि आपको डिसीजेस और हेल्थ के बारे में जानकारी रहना जरूरी है। एंड आप जहाँ कहीं भी पोस्टेड रहेंगे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स रहेंगे कि वहाँ का एरिया इंस्पेक्ट करना है, वहाँ के डिसीजेस को इंस्पेक्ट करना है। कि जैसा फॉर एग्जांपल टीबी है, टीबी का अगर हमको एक एरिया पता चलता है कि वहाँ से टीबी केसेस, जैसा कोई भी खरिया हो वहाँ पे टीबी के केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो हेल्थ इंस्पेक्टर को कहा जाता है कि उसका डेटा लें और उसका क्या भी रिपोर्टिंग लें, एंड हेल्थ हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो गया। तो इसमें बेसिकली आपको ओवरऑल हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में जानकारी रहेगी, और इंस्पेक्शंस करने के लिए हर कहीं जगह भेजा जाएगा। मल्टीपर्पज टास्क रहेगा, कहीं पे भी आपको पोस्टिंग करेंगे, या कहीं पे भी आपको कहा जा सकता है कि इस फला फला चीज को जाके इंस्पेक्ट करके आइए। यूजुअली ये ज्यादातर इसको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि ये पेशेंट रिलेटेड उतना नहीं है, इट्स डिजीज रिलेटेड एज वेल एज ओनली गवर्नमेंट सेक्टर्स में पाया जाता है। तो इसके मिलने की चांसेस भी कम रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज वेयर इवन प्राइवेट कॉलेज में भी किया जा सकता है। तो वी कैन गेट बैक टू इट इन डिटेल्स इफ एनीवन हैज डाउट ऑन इट। फोर्थ हो गया डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमा है, ये मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नोलॉजी। पहले जानते हैं कि व्हाट इज मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नोलॉजी। तो जो नाम में ही लिखा है मालूम होता है कि रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स माने जो कोई भी हम हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स रहते हैं कि पेशेंट आया और पेशेंट के डिटेल्स रहते हैं, पेशेंट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहते हैं, पेशेंट के बीमारियों के डिटेल्स रहते हैं, पेशेंट के टेस्टिंग के डिटेल्स रहते हैं, पेशेंट के ऑपरेशन के डिटेल्स रहते हैं, पेशेंट के डिस्चार्ज के डिटेल्स रहते हैं। तो ये सब कलेक्टिवली इसको एक फाइल करके रिकॉर्ड सेक्शन में रखना जरूरी है, ना कि सिर्फ पेशेंट्स का बट डॉक्टर्स का। जैसा स्टाफ कौन से डॉक्टर्स ज्वाइन हुए हैं हॉस्पिटल में, कौन से डिग्री हैं, क्या क्या क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनका डेटा भी रखा जाता है। हर एक का डेटा रखा जाता है अलॉन्ग विद नर्सेस
और दूसरे स्टाफ जो भी हैं उनका भी डेटा रखा जाता है। एंड ओवरऑल हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका लेआउट और उसका मतलब इमारत का जो भी ड्यूरेशन है एंड ये किस चीज के लिए है होता है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्यों आता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक 10 साल पहले जो भी केस हुआ था, मेडिको लीगल केस जिसे हम कहते हैं, मतलब एक पुलिस केस, कोई भी एक एक्सीडेंट से कोई भी पेशेंट आया था, मर गया या फिर उसकी हड्डी टूट गई, तो उसको क्लेम करने के लिए कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। तो अगर वो 10 साल बाद आता है या 10 साल बाद वो केस फिर रीओपन होता है, तो हॉस्पिटल को पूछा जाता है कि आपके पास रिकॉर्ड रहेंगे इस पेशेंट के, तो हमें चाहिए मेडिको लीगल पर्पस के लिए और कोर्ट कचहरी के जो भी प्रोसीडिंग्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिकॉर्ड्स को फाइल करके डेटा में रखने के लिए। ये मामूली जॉब नहीं है एंड ये मामूली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत अहम, जरूरी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सिर्फ ये ऐसे कोर्ट कचहरी के केसेस के लिए, बट इंस्पेक्शंस के लिए भी, जब कभी भी जैसा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कोई भी काउंसिल्स जब आते हैं परमिशन के लिए देने के लिए कॉलेज को या फिर लाइसेंस देने के लिए, रिकॉग्निशन देने के लिए, तो यू हैव टू शो, हमको ये रिकॉर्ड्स बताना जरूरी पड़ जाता है कि हमारा क्वालिटी ऐसा है, हमारे स्टाफ ऐसे हैं, हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं, हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐसा है कि फुलफिल हो रहा है नहीं, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन फुलफिल हो रहा है, तो वो किस तरीके से होता है, ये रिकॉर्ड्स बताने में सब, हर चीज जो हम कर रहे हैं वो कैसे बताएंगे? अगर कोई भी बड़ा आदमी अथॉरिटी आता है हमारे हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए कि ये हॉस्पिटल कब से है, कितने सालों से है, और इसमें कितने पेशेंट्स महीना आते जाते रहते हैं या सालाना आते जाते रहते हैं, और इसमें कितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज है तो कितने मेडिकल स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं या नर्सिंग स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, इन सब के लिए आप दिखाओगे कैसे जब तक रिकॉर्ड्स ना हो? तो ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए अलग सा एक टेक्निस्ट होता है, टेक्नोलॉजी या टेक्नीशियन होता है जो इसका मेन रिस्पॉन्सिबल रोल निभाता है। तो इसके लिए डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नोलॉजी करना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसा मेडिकल कोर्स, मेडिको लीगल कोर्स या फिर मेडिको लीगल एक्शंस के लिए, या फिर इंस्पेक्शन और ऑडिटिंग जब होता है, जब कभी भी आपका क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो या लैब हो या मेडिकल कॉलेज हो, ऑडिटिंग ऑडिटिंग माने पिछले साल से आपके साल तक क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, कितने मतलब पेशेंट्स थे, या कितने दवाइयाँ थे, जैसा फार्मेसी ऑडिटिंग, लैब ऑडिटिंग, पूरा हॉस्पिटल का ऑडिटिंग, पूरा क्लिनिक का ऑडिटिंग जब चलता है, तो मेडिकल रिकॉर्ड्स की बहुत अहम जरूरी मतलब जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, तो लाइसेंस के लिए, परमिशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए मेडिकल कॉलेज का, तो इन सब चीजों के लिए कोर्स बहुत जरूरी होता है। ये भी ऐसा ही है कि 10th के बाद आप 3 साल कर सकते हो एंड पीयूसी के बाद आप 2 साल कर सकते हो। पीयूसी साइंस जरूरी है इन सब कोर्सेज के लिए, तो जो एंड में फिर एक बार समरी टाइप में बताऊंगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, whoever is interested in filing, जैसा एक डेटा ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है कंप्यूटराइज सेक्शंस में, आपने सुना होगा 10th के बाद या पीयूसी के बाद जो भी कोर्सेज करते हैं, तो उसमें एक कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर करके रहता है। तो सिमिलर वे यहाँ पे जो डेटा आपको दिया जाता है फाइल्स इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी रहेगा या सॉफ्ट कॉपी रहेगा, आपको उसको स्टोर करके वो कितने भी साल हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 30 साल, 50 साल, तो इतने सालों से जो स्टोरेज होता है और डेटा, उसके लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये कोर्स करना जरूरी हो जाता है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है ये कोर्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ये भी पेशेंट रिलेटेड है, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी पेशेंट रिलेटेड नहीं है, मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव है, मोर ऑफ फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स हैं। ये डायलिसिस टेक्नोलॉजी जो है, फिर वापस आप पेशेंट्स के तहत पेशेंट रिलेटेड कोर्स पे आ गए हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत अहम, जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फॉर एग्जांपल डॉक्टर जो किडनी का स्पेशलिस्ट होता है, वो किडनी पेशेंट देखता है, और जब जिस किसी को भी किडनी फेल हो जाती है आपके घरों में या रिलेशंस में, दोस्त अहबाब में, दूर दराज, आपने सुना होगा कि इनका फला फला की किडनी मतलब काम नहीं कर रहे हैं, तो डॉक्टर ने उनको डायलिसिस लिखा है। तो आखिर डायलिसिस है क्या? तो उसका टर्मिनोलॉजी आपको समझाता हूँ। डायलिसिस माने जो कोई भी किडनी फेल पेशेंट होता है, किडनी का अहम जरूरी काम क्या है आप सब जानते हैं, कि पेशाब को फिल्टर करना, खून में से पेशाब को फिल्टर करके बाहर डालो। तो जब किडनी फेल हो जाते हैं, पेशाब फिल्टर नहीं होता है ना, तो जहर फैल जाता है बॉडी में। तो ये अक्सर पाया जाता है किडनी के फेल पेशेंट्स में, जिनको पेशाब फिल्टर नहीं होता है बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर। तो इनके लिए जब किडनी डॉक्टर देखता है, तो इनके लिए सजेस्ट किया जा सकता है कि आप एक डायलिसिस करवा लीजिए। और डायलिसिस करने से पहले आपको एक एवी फिस्टुला बनाना पड़ेगा। मतलब एवी फिस्टुला मतलब रगों को जोड़ना, एक आर्टरी और एक वेन जो होता है उसको जोड़ते हैं, तो उसमें से खून को निकाला जाता है। जब वो अपना
एक 2-3 महीने के बाद डायलिसिस स्टार्ट किया जाता है और डायलिसिस होता है हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार डिपेंडिंग ऑन ज़हर कितना फैला हुआ है। तो उस चीज़ के लिए किडनी पेशेंट्स को डायलिसिस करवाना अहम ज़रूरी बन जाता है कब तक? जब तक उनका किडनी का ऑपरेशन ना हो या नया किडनी किसी डोनर का किडनी या कोई भी डेड बॉडी का किडनी जब तक उनको ट्रांसप्लांट किया नहीं जाता ऑपरेशन, तब तक उनको डायलिसिस पे रहना ज़रूरी है। तो ये कौन करता है डायलिसिस? डायलिसिस माने पेशाब को मतलब खून को पूरा बॉडी से निकालना और एक मशीन को कनेक्ट किया होता है, वो रगों के ज़रिए से, खून की रग जो होती है, उसमें से खून निकलता है और मशीन में जाता है, पूरा मशीन में फ़िल्टर होके फिर वापस बॉडी में डाला जाता है। ये फ़िल्टर क्या हुआ? फ़िल्टर पेशाब हो गया ना, यूरिन जो हम अब नॉर्मल किडनी वाले जो भी हैं, हम दिन में कई बार पेशाब को जाते हैं, 10 बार या 5 बार जो भी जाते हैं। तो सोचिए डायलिसिस पेशेंट्स जो किडनी फ़ेल हो चुके हैं, उनके लिए तो 10 बार हम डायलिसिस नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2-3 दिन में 1 बार तो डायलिसिस करना ज़रूरी होता है। जो भी 2-3 दिन का ज़हर जमा हुआ होता है, पेशाब के तौर पे, पेशाब की शक्ल में, तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। तो ये कौन निकालेगा? ये डॉक्टर थोड़ी आएगा वहाँ पे, जो मशीन होती है, मशीन्स के बारे में समझना है। मशीन्स को कैसे मेंटेन करना है, मशीन्स का क्लीनलीनेस कैसा है, मशीन का क्वालिटी कैसा है, हाँ, उसका मतलब वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब जानने के लिए ये कोर्स करना ज़रूरी है। एंड एक डायलिसिस होता है 4-5 घंटे के लिए मिनिमम। तो 4-5 घंटे तक आप पेशेंट के साथ रहोगे, पेशेंट से कनेक्टेड रहोगे, तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि मैं भी एज़ ए मेडिकल फील्ड में टेक्नीशियन बन के मैं पेशेंट से राब्ता रख रहा हूँ, पेशेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ मैं। तो डॉक्टर ना बन सके लेकिन एटलीस्ट मैं पेशेंट्स के तहत पेशेंट्स को भी हेल्प कर रहा हूँ, डॉक्टर को भी हेल्प कर रहा हूँ एंड मेडिकली रिलेटेड भी हूँ। तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, पैरामेडिकल कोर्स करके। तो ये होता है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको आपको बेसिक फिर वही पढ़ा जाता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। आपको किडनी के तहत सिखाया जाता है पेशाब कैसा बनता है, खून में क्या-क्या ज़हर होते हैं। तो ये सब इन ब्रीफ आपको सिखाया जाता है और मेनली आपको कैसे ब्लड निकालना है और वेन को कैसे पहचानना है। अगर वेन हाथ में नहीं मिला तो पैर में कैसा उसको एबी फिशला बना के उसको मेंटेन कैसा करना है, उसकी ड्रेसिंग कैसे करनी है। हाँ, और उसको मशीन के तहत आपको कैसे-कैसे उसको रेगुलेट करना है कि कौन से नंबर पे उसको रखना है रेगुलेटर कि इतने प्रेशर पे रखना है, हाँ, इतने टेम्परेचर पे रखना है। ये सब अहम ज़रूरी चीज़ें सिखाई जाती है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। तो ये कोर्स हो गया बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स। अब अगला कोर्स है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत अहम ज़रूरी इंपॉर्टेंट कोर्स है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सर्जन जो सर्जरी करना चाह रहा है या हड्डियों का सर्जन हो या जनरल सर्जन हो, एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना चाह रहा है, तो वो जब ऑपरेशन के लिए लिखेगा, कल सुबह में ऑपरेशन है, तो इसको तैयार कौन करेगा? और ऑपरेशन थिएटर मतलब जो ऑपरेशन की रूम होती है, हॉल होता है, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मशीन्स हैं, उसको रेडी कौन करेगा? तो जब तक उसका टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन नहीं रहेगा, तो ये ऑपरेशन मुमकिन नहीं हो पाएगा, है ना? तो डॉक्टर रहने के बावजूद भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की अहम ज़रूरी किरदार और रोल निभाया होता है यहाँ पे एंड इस चीज़ के लिए ये कोर्स बहुत काम आता है। यहाँ पे डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में क्या सिखाया जाता है आपको बेसिक अगेन बॉडी का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बॉडी में कौन से पार्ट्स कैसे-कैसे फंक्शंस करते हैं, ये सीखते हैं आप। उसके बाद ऑपरेशन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ऑपरेशन के लिए पेशेंट को कैसे तैयार किया जाता है। जब ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं तो ऑपरेशन टेबल पे क्या-क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन है तो अपेंडिक्स के तहत क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स ज़रूरी हैं। हाँ, और उसके फाइल कहाँ-कहाँ हैं और उसके जो भी डिसीज़ के बारे में या उसका जो भी पेशेंट के डिटेल्स हैं वो फाइल मेंटेन करना है। और ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं और उसके इक्विपमेंट्स जो हैं उसके बारे में जानकारी रहना ज़रूरी है। एंड इमरजेंसी कार्ड करके रखा जाता है मतलब एक ट्रॉली जैसे रहती है उसमें मेडिसिन्स कौन से रखना है। ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ ऊँच-नीच हुआ या फिर कॉम्प्लिकेशन हुए तो उसमें मेडिसिन्स क्या-क्या रहना है। इसका नॉलेज एक टेक्नीशियन को रहना बहुत ज़रूरी है। एंड एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया माने ऑपरेशन से पहले पेशेंट को सुंद करना, या तो जनरलाइज़्ड उसको सुला देते हैं सुंद करके, वो इंजेक्शन देके या दवाई देके या फिर फलाँ-फलाँ पार्ट जो भी पार्ट है हाथ का या पैर का, वो सिर्फ़ उसी के तहत उसको एनेस्थीसिया देते हैं एंड उसको वहाँ पे सुंद करके ऑपरेशन किया जाता है। तो उसके लिए भी इंजेक्शन लोड करना, कौन-सा इंजेक्शन कैसा लोड करना, आईवी ड्रिप कैसे चढ़ाना और उसको अम्बू बैग या ऑक्सीजन कैसे देना, सिलेंडर कैसे कनेक्ट करना और सबके इक्विपमेंट्स के मतलब टेम्परेचर सही है नहीं है, अंदर थोड़े इक्विपमेंट्स टेम्परेचर बेस्ड होते हैं और उनका जो भी करंट सप्लाई सही है नहीं है और इक्विपमेंट्स कहाँ-कहाँ क्यों
क्यों यूज होते हैं। तो इस चीज की जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी करना। और ये भी आप एज ए डॉक्टर, तो मतलब डॉक्टर जब करेगा, सर्जन है, आप सर्जरी जब करता रहेगा, आपको हेल्पिंग की भी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर को। एज ए हेल्प, एज ए असिस्टेंट आप बनेंगे। जैसा कि वो स्टिचेस के लिए पकड़ना है, कहाँ पे पकड़ना है, कौन से आजा को, कौन सा क्लैंप पकड़ना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट पकड़ना है, इस सब चीज के लिए आपको अहम जरूरी रोल हो जाता है कि आप अपने आप में एक फील करेंगे कि मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, डॉक्टर के साथ हूँ, पेशेंट्स की जान भी मेरे, मतलब मेरे साथ साथ डॉक्टर्स के साथ, ये सब सारे टीम के हाथ में है पेशेंट्स की जान। तो आप भी वो टीम का एक हिस्सा बन जाओगे। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर। एंड इसका भी वही है, 10th के बाद 3 साल एंड पीयूसी के बाद 2 साल। और जिन किसी को भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, ऑपरेशन थिएटर में या एनेस्थीसिया में, जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे एज ए साइंस स्टूडेंट, आप ये ले सकते हैं। ठीक है। तो अगला कोर्स बताया गया है डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। व्हाट इज ऑप्थेल्मोलॉजी? 10th हो या पीयूसी हो, ये टर्मिनोलॉजी आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप बताइएगा, लास्ट में फिर से समझाऊंगा मैं फिर। ऑप्थेल्मिक माने आई, जो भी आंख से रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड टेस्टिंग रहो, या आंख से रिलेटेड बीमारियां हो, आंख से रिलेटेड हेल्थ एंड हाइजीन रहो, आंख से रिलेटेड जो भी है, उस चीज के बारे में सीखना है। इसमें सिखाया जाता है आंख का स्ट्रक्चर कैसा है, आंख फंक्शन कैसे करती है, देखती कैसा है। तो ये सब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब सीखा जाएगा इन जनरल। और स्पेसिफिकली आंख की टेस्टिंग क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई लोगों के पास चश्मा होगा, मतलब 10th पास हो या पीयूसी पास हो, जो कोई भी आप कैंडिडेट हो, तो कई लोगों को सालों से रहेगा, कई लोगों को रिसेंटली होगा। ये चश्मा किस चीज के लिए आता है? क्योंकि आपको मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, या नजदीक का, या दूर का, या धुंधला। तो इस चीज के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आई डॉक्टर के पास, तो आई डॉक्टर लिखता है एक प्रिस्क्रिप्शन कि आप पहले जाके टेस्टिंग करवाइए कि आपके आंख का कौन सा नंबर है, या आपके आंख में क्या एक्चुअल प्रॉब्लम होता है। यूजुअली लेंस के लिए, ग्लासेस के लिए हमको टेस्टिंग के लिए लिखा जाता है। तो आप जब जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एक टेक्नीशियन के पास जाएंगे। तो वो हो गया ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन रहेगा, तो वो आपकी आंख टेस्ट करेगा, व्यू बॉक्स रहेगा, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन रहेगा, फिर कई सारे ऐसे लेंस के एग्जामिनेशन रहेंगे, कलर डिफरेंशिएशन रहेगा कि आपको कलर सही दिखाई दे रहा है या नहीं, रेड ब्लू ग्रीन कलर डिफरेंशिएशन, ये सब के लिए एक टेक्निकल कोर्स रहता है, वो है ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी कोर्स। और वो टेक्नीशियन हेल्प करता है आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने में कि आपको एक शॉर्ट साइट है या लॉन्ग साइट है, आपको ये ग्लासेस सूट होगा, ये जाके परचेज कीजिए। तो ओवरऑल ये भी एक पेशेंट्स के रिलेटेड एक अच्छी फीलिंग वाला एक कोर्स है, जहाँ पे आपको लगेगा कि आप पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, डॉक्टर्स को हेल्प कर रहे हैं, खिदमत दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं कम्युनिटी को। हाँ, एंड आपको लगता है कि आप ये ले सकते हैं आंख के रिलेटेड जो भी है टेस्टिंग्स, इसमें मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप ये चूज कर सकते हैं। 10 के बाद 3 साल, और 10 क्लास के बाद, और पीयूसी के बाद 2 साल रहेगा साइंस। तो इसमें आप अपना मतलब एक ऑप्टोमेट्रिस्ट कहा जाता है इसको, कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स में, या आई हॉस्पिटल्स में, या आई क्लिनिक्स में, एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आपको रखा जाएगा। तो इंशाल्लाह ये कोर्स भी बहुत अच्छा है, आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। तो सोच सकते हैं। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट 7 कोर्सेज। आखिरी 2 जो हैं, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन, ये डेंटल फील्ड के तहत रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल डेंटल मैकेनिक्स है वो। डेंटल मैकेनिक्स का माना क्या है? जब कभी भी आप डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट के दौरान आपको वो बताया जाएगा डॉक्टर से कि मतलब क्लिप्स की ज़रूरत है, दाँत आगे पीछे हैं तो क्लिप डालना है, ब्रेसेस डालना है, मोल्डिंग डालना है, कैप डालना है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो डेंटल डॉक्टर होता है, तो वो आप आपका सैंपल लेता है, आपका मोल्ड लेता है, ब्रेसेस के लिए अप्लाई करता है। तो ये सब आपका जो सैंपल होता है, आपका जो इम्प्रेशन होता है, डेंटल इम्प्रेशन जिसे कहते हैं, मोल्ड, एक छाप लेते हैं आपका, तो वो कहीं भेजा जाता है एक लैब में। वहाँ पे ये मैकेनिक्स, इसके इसके बारे में जानकारी रखने वाला वहाँ पे एक टेक्नीशियन होता है। तो उसके उसके हिसाब से, उसके अनुसार वो बनाता है क्या-क्या ब्रेसेस है, क्या-क्या क्लिप्स डालना है, क्या-क्या कैप्स डालना है, उसमें कौन से क्वालिटी है, और उसके लिए कौन से मशीन्स यूज़ होते हैं। उसके डेंचर्स, कई सारे ज़ईफ़ लोगों, जो उम्र वाले हैं, जिनके दाँत नहीं रहते हैं, उनको डेंचर्स कैसे बिठाया जाता है, तो वो डेंचर्स कैसे बनाए जाते हैं, कौन-सा मटेरियल यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये डेंटल मैकेनिक्स का कोर्स बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया में भी उसकी वैल्यू है, अब्रॉड में और ज़्यादा वैल्यू है। अ, तो
ये भी आप चूज कर सकते हैं एज ए डेंटल मैकेनिक्स कोर्स। तो ये सिर्फ डेंटल रिलेटेड, डेंटल पेशेंट्स के रिलेटेड रहेगा। सिमिलरली डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन जो है, हाइजीन के बारे में अगर कहा जाए तो व्हाट इज हाइजीन? हाइजीन माने साफ सुथरापन। तो आपको इससे क्या मालूम पड़ता है, क्या लर्न करते हो आप कि इंग्लिश में कहावत है, माउथ इज द गेटवे फॉर स्टमक। मतलब अपना जो मुंह है, अपनी जो मतलब अपना मुंह एक दरवाजा है पेट के लिए, ठीक है। जो भी आप खाएंगे तो पेट वैसा इफेक्ट होगा। अच्छा खाएं तो पेट अच्छा, खराब खाएं तो पेट खराब। तो उससे जो बदबू निकलती है, उससे जो चेंजेस आते हैं माउथ में, मतलब मुंह में जो चेंजेस आते हैं, रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पेट में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक खराब बदबू आई, एक जिसे हम खट्टा खट्टा बोलते हैं, तो क्या होता है कि पेट में कुछ बदहज़मी हो गई है। या फिर ऐसे ही सांस में अगर बदबू आ रही है तो क्या होता है, दांत सही नहीं है। तो कई सारे लोग गुटखा खाने के आदी होते हैं, स्मोकिंग के आदी होते हैं, तो उनके उनका हाइजीन अलग होता है। तो कई सारे लोगों को ब्रश सही नहीं करते हैं तो बलगम निकलता है, या फिर सफरा जिसे कहते हैं, उससे भी आपको हाइजीन प्रॉब्लम होते हैं। कीड़ पकड़ता है, दांत में कैविटीज होते हैं, गम्स में जो नसोड़े बोलते हैं, मसोड़े जो भी बोलते हैं, उसमें खून निकलता है। तो इन सब का एक स्टडी होता है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, और एनाटॉमी क्या है, हमारे मुंह की, हमारे स्कल की, हमारे अंदर जो भी दांत की, गम्स की जो भी एनाटॉमी है वो सिखाया जाएगा, उसके फंक्शन सिखाए जाएंगे, और उसको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, साफ सुथरा कैसे रखना है इसको, कैसे कई, अब देखो हम मामूली तौर पे ले लेते हैं, इसमें कई कई रकम के, कई डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, ये मालूम नहीं होता कई लोगों को। अगर आप डेंटल डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो बताएँगे कि सेंसिटिव टीथ क्या है। मतलब आपका अगर सेंसिटिव है, धूमपन है, ठंडा पानी या गर्म पानी से कोई खट्टी चीज़ खा ली है तो धूमपन हो रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है, उसको क्या कौन-सा टूथपेस्ट यूज़ करना है ये मालूम नहीं होता। कौन-सा भी ला लेंगे, क्लोज़अप ला लेंगे, कोलगेट ला लेंगे, ऐसा सोचते हैं हम। नहीं, उसके लिए अलग सा एक टूथपेस्ट होता है, उसके लिए अलग सा टूथब्रश होता है। टूथब्रश में भी कई सारे लेवल्स होते हैं, सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट, हार्ड, सेमी सॉफ्ट। कौन-सा आपको सही फिट होता है, कौन-सा टूथपेस्ट आपको सही फिट होता है। और जैसे थोड़े लोगों को फ्लॉसिंग की ज़रूरत होती है। फ्लॉसिंग मतलब जब हम खाना-वाना खाते हैं, कुछ दाँत में अटकता है, हड्डी वगैरह, गुर्द वगैरह, तो हम काड़ी वगैरह, पिन वगैरह करते हैं, वो नहीं है, वो गलत प्रैक्टिस है, गलत हाइजीन प्रैक्टिस है। तो आपको सही हाइजीन प्रैक्टिस सिखाया जाएगा, डेंटल हाइजीन टेक्नीशियन जो भी रहेगा। तो वो आपको कहेंगे कि फ्लॉसिंग कैसे करना है, उसको क्लीन कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, और कौन-सा टूथपेस्ट और टूथब्रश यूज़ करना है। तो अंदर से अगर बात बदबू आ रही है, स्टेन्स हैं, आपके दाँतों में कीड़ पकड़ा है या कीड़ स्टेन्स है, तो इसको आप कैसे मेंटेन, गार्गलिंग कैसे करना है, कौन-सी केमिकल यूज़ करना है। तो ये हाइजीन सिखाया जाएगा आपको और बताया जाएगा। ये इसकी वैल्यू जो है डेंटल हाइजीन डिप्लोमा एंड उसका वो जो टेक्नीशियन होता है, ये अब्रॉड में बहुत सारे लोग इसको प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि डॉक्टर के साथ एक असिस्टेंट होता है, डेंटल हाइजीन असिस्टेंट हो या लैब का डेंटल मैकेनिक असिस्टेंट हो, तो उनको भी एक पोस्ट दिया जाता है, उनका भी एक अहम और किरदार निभाया जाता है, जो यहाँ पे कम पाया जाता है इंडिया में। क्योंकि ये डेंटल जो भी डेंटल लोग होते हैं, बीडीएस या एमडीएस वाले लोग, ये मैक्सिमम डेंटल हाइजीन के तहत काउंसलिंग और उनको जो-जो चाहिए होता है, वो सब ये ही लोग समझा देते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कम है, फिर भी जिनको भी मतलब ये करना है, अगर इंटरेस्टेड है, कर सकते हैं। फ्यूचर स्कोप रहेगा इसके लिए आने वाले दिनों में, जैसा अब्रॉड में चल रहा है, जैसे फॉरेन में चल रहा है वैल्यू, यहाँ पे भी बढ़ रही है वैल्यू। जैसे बड़े शहरों में आपको इसकी वैल्यू अलग रहेगी। जैसे बड़े-बड़े शहरों में डेंटल डॉक्टर के अलावा डेंटल हाइजीन रहेंगे, डेंटल हाइजीन स्पेशलिस्ट रहेंगे, टेक्नीशियंस रहेंगे, तो उनको आपको रेफर किया जाएगा, तो वहाँ पे जॉब प्रोस्पेक्टस मिल सकता है। वो छोटे शहरों में अभी टाइम लगेगा इसका जो इम्पोर्टेंस है। तो फिलहाल ओवरऑल ये है, तो 9 कोर्सेज़ के बारे में मैंने आपको समझाया है। इसके क्या-क्या क्राइटेरियाज़ हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने कहा था कि 10th पास वालों को 3 साल रहेगा, एंड बीयूसी पास वालों को, जो साइंस स्टूडेंट हैं, उनके लिए 2 साल रहेगा। एक्सेप्ट फॉर मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नोलॉजी जो है, वो कहीं भी मतलब, क्योंकि ये पेशेंट के तहत नहीं है, रिकॉर्ड्स और फाइलिंग के तहत कोर्स है, तो ये आर्ट्स और कॉमर्स कोई भी पीयूसी सब्जेक्ट वाले लोग कर सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। तो बाकी सब साइंस होना ज़रूरी है पीयूसी, प्रेफरेबली पीयूसी करके करिए करके मैं चाहूँगा, मैं ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपको पीयूसी के दौरान आपको कई सारे चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा। साइंस के तहत आपको बहुत सारा इल्म और नॉलेज आ जाएगा, तो उसके बाद अगर आप ये कोर्सेज़ करते हैं, तो आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। 10th के बाद थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पहले साइंस जानना पड़ेगा। इवन आफ्टर 10th अगर आप 3 साल करते हो तो पहला साल आपको साइंस ही पढ़ा जाएगा।
तो शायद आपको समझने में थोड़ी देर लगेगी, बट कोई बात नहीं, 10th के बाद भी कर सकते हैं। प्रेफरेबली एवरेज परसेंटेज 50% रखिए। 50% अगर आपका 10th हो या पीयूसी 50% है, एवरेज स्टूडेंट है, फिर भी कोई फिक्र नहीं, कोई ना ऐसी वाली बात नहीं। डिप्लोमा मतलब एमबीबीएस नहीं मिला, डेंटल नहीं मिला या फिर आपको इंजीनियरिंग नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप ये ले सकते हैं एक कोर्सेस में बहुत फायदा है। जैसा कि मैंने आपको बताया एक एक कोर्स करके कितना इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर ना होते हुए भी डॉक्टर की आप एक राइट हैंड या लेफ्ट हैंड होते हैं और साथ-साथ चलते हैं, इसलिए तो पैरा कहा जाता है। तो जैसा कि इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि पासिंग एलिजिबिलिटी पीयूसी 12th विद साइंस सब्जेक्ट्स, पीसीएम भी जरूरी है। डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। एंड एसएलसी के लिए मिनिमम अगर 50% रहा तो अच्छा है। इसके अलावा कई सारे कोर्सेज भी हैं, खैर वो एंड में बताऊंगा। इसका कहाँ-कहाँ किया जा सकता है? इसके जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस जो भी होते हैं एक्सेप्ट फॉर हेल्थ इंस्पेक्टर कोर्स, शायद वो सिर्फ गवर्नमेंट ही होगा, प्राइवेट में इसका कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो बाकी सब आपको गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों भी मिल जाएँगे कॉलेजेस। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि आप जानते हैं 10th एंड पीयूसी, एंड उसके बाद 50% मार्क्स रहना अच्छा है, ज़रूरी है, प्रेफरेबल। एंड फीसेस रहेंगे कि गवर्नमेंट में अराउंड 10,000 पर पर ईयर रहेगा। एक सालाना फीस 5 से 10,000 रख लीजिए गवर्नमेंट का, तो 30,000 में आपका कोर्स हो जाएगा 10th के बाद। सीखने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि साइंस सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा। पीयूसी वालों के लिए 2 साल रहेगा, सीखने में ईज़ी रहेगा और उनके लिए भी गवर्नमेंट में अराउंड 10,000 रहेगा। प्राइवेट में इनके फीसेस अप्रॉक्सिमेट आप रख सकते हैं 25 से 30,000 तक प्राइवेट कॉलेजेस में, जिनको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है या प्राइवेट में करना चाह रहे हैं, या फैसिलिटीज कुछ और अलग से रहेंगी प्राइवेट कॉलेज में, और पेशेंट लोड अलग रहेगा, पेशेंट एक एक्सपीरियंस अलग रहेगा। तो आप प्राइवेट में अगर करना चाह रहे हैं तो 25 टू 30,000 सालाना रख लीजिए, रख कर चल सकते हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस रहेंगी। तो ये फिर से वही एक कोर्स का ड्यूरेशन है इसमें। ड्यूरेशन ऑफ बोथ कोर्सेस 2 इयर्स, जैसा कि कहा कि पीयूसी के बाद 2 साल और एसएलसी के बाद 3 साल। एसएलसी के बाद जब आप 3 साल करेंगे, इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। तो पीयूसी वालों को बहुत ईज़ी रहेगा ये डिप्लोमा कोर्सेज़ करने में, और ये सब कोर्सेज़ खत्म होने के बाद आपको 3 महीने का एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग कोर्सेज़ रहेंगे। तो इनका जॉब अगर आप पूछना चाह रहे हैं, जॉब प्रोस्पेक्टस जो है सारे कोर्सेज़ जो भी मैंने कहा है, तो ये आप हॉस्पिटल के तहत हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं। डेफ़िनिटली आपको हॉस्पिटल्स में मिल जाएगा और मेडिकल कॉलेजेस में मिल जाएगा। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन जैसा मैंने कहा है, तो उनकी बहुत अहम ज़रूरी है। एंड डेंटल कॉलेज में ले सकते हैं आप। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स माने प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो बोलते हैं कन्नड़ में, और यहाँ खरिया में जो भी छोटे-छोटे हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। एंड जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड एक्स-रे या रेडियोग्राफर टेक्नीशियन जो भी होता है, उनके लिए लेबोरेटरीज़ बहुत सारे होते हैं, तो लेबोरेटरीज़ में भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट लेबोरेटरी या प्राइवेट क्लिनिक्स में या नर्सिंग होम्स में। एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि पोलियो प्रोग्राम है एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जैसे कोरोना का चल रहा है, तो इसके लिए भी ये जो हेल्थ इंस्पेक्टर कोर्सेज हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में जो भी आप कर सकते हैं, ये कोर्सेज काम आएंगे। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स बहुत जरूरी होते हैं, जैसा कि पोलियो मैंने कहा, तो उसके लिए आपको ये कोर्सेज काम आएंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये समझ में आए। इसके अलावा मैं कहना चाह रहा था कि पास लोग फिजियोथेरेपी भी करते हैं। फिजियोथेरेपी कोर्सेज जो हैं 3 साल या 4 साल का होता है आफ्टर पीयूसी साइंस, 10th वालों के लिए नहीं है वो। एंड ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी रहेगा। मतलब फिजियोथेरेपी का मतलब जो है अगर समझो किसी पेशेंट को पैरालिसिस हो गया, तो उसके लिए वो हाथ पैर वीक हो गए, चल नहीं पा रहा है, तो उसको चलाना कैसे, उसको एक्सरसाइज कैसे कराना है, उसका मतलब पैर की मालिश कहाँ-कहाँ करना है, कौन से मसल वीक है, कौन सा हड्डी वीक है, तो इसके तहत आपको फिजियोथेरेपी कोर्स करके वो मतलब वो पोस्ट मिल सकता है एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट। एंड ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी कोर्सेज भी हैं, बहुत लोग कर सकते हैं वो भी, जैसा कि सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, कान का प्रॉब्लम है या बोलने में प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों में बोलने में प्रॉब्लम होता है, कई सारे वो लोग बोल नहीं सकते, गूंगे बहरे जो रहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या टेस्ट किया जा सकता है, कान की मशीन कैसा फिट करना है, बोलने के लिए क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, उनको क्या क्या सिखा सकते हैं, बच्चों में बोलने का हेल्प कैसा कर सकते हैं स्पीच में, तो ये कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा कोर्स है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर के इमीडिएट कोर्स जो डॉक्टर के अलावा जो है नेक्स्ट लेवल का, वो है नर्सिंग कोर्स।
तो आप पीयूसी के बाद जनरल नर्सिंग कर सकते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी करके बोलते हैं, जीएनएम, या फिर आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं क्यों इतने इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर के अलावा, हाँ, डॉक्टर के अलावा जो इमीडिएट पेशेंट्स के साथ रहते हैं, जो नर्सेस, जो टेक्नीशियंस हैं, इनका वक्त ज्यादा बीतता है पेशेंट्स के साथ। तो आपका जो राब्ता होता है, कनेक्शन होता है, एक एक्सपीरियंस होता है पेशेंट्स के साथ, आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर्स ग्राउंड्स पे आते हैं, वो लिखते हैं ये टेस्ट करो, ये दवाई दो, और चले जाते हैं। तो जो भी काम करना पड़ता है, नर्सेस और टेक्नीशियंस और पैरामेडिक्स जो भी होते हैं, वही काम करते हैं। तो उनके बगैर ना हॉस्पिटल चल सकता है, ना मेडिकल कॉलेज चल सकता है, ना कोई प्राइवेट क्लिनिक चल सकता है, या लेबोरेटरी चल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, एंड आप हेल्प कर रहे हैं पूरे कम्युनिटी को, पूरे माशरे को, पूरे इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आप तो एक बहुत अच्छे कोर्सेस हैं, सोच सकते हैं आप, अगर इफ यू हैव इंटरेस्ट है आपको तो आगे बढ़ सकते हैं। बट एक क्लैरिटी रखिए अपने माइंड में कि जब लूंगा या ये लूंगी, जो भी आप कोर्स लेंगे, फ्यूचर में आप इसको अपने दिल से, अपनी नीयत से, अपनी मेहनत से करेंगे, और कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। रिग्रेट माने पछतावा नहीं कि मैंने ये क्यों लिया कोर्स, ये क्यों नहीं लिया, मुझे करियर गाइडेंस चाहिए था 10th के बाद या पीयूसी के बाद, मुझे अगर मिलता तो अच्छा रहता था, मैं ये बन सकता था या वो बन सकता था। ये कंफ्यूजन नहीं रहना, ना अब ना ये कोर्सेस लेने के बाद फ्यूचर में, ताकि आप जो भी करेंगे, ये खिदमत जो भी सर्विसेज देंगे आप, सुकून रहेगा दिल में, और आप पैशंस के साथ देंगे, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से लिया है ये कोर्स, समझने के बाद, पूरा समझने के बाद करके एक फीलिंग रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला दुआ करेंगे कि आपको अच्छे से गाइडेंस और अच्छे से जो भी आपको मतलब एक फैसला लेने की एक तौफीक दे अल्लाह ताला, और आप खैर बरकत से कामयाब रहें अपने कोर्सेस में। एंड इंशाल्लाह आपको अगर कुछ डाउट्स हैं इस बारे में, जितना भी मैंने अभी कोर्स लिया है सेशन, आप 15-20 मिनट का वक्फा दिया जाएगा, एक ब्रेक, तो उसमें आप पूछ सकते हैं अगर आपको डाउट्स हैं, तो इंशाल्लाह मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वन एंड ऑल, एंड द सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन। आई विल पास ऑन टू डॉक्टर जमील अहमद सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बताया। अब वक्त है पार्टिसिपेंट्स के सवालात के जवाब देने का। इसके लिए डॉक्टर जमील आपसे फर्दर कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर जमील अहमद से कि डॉक्टर उस्मान कोऑर्डिनेट करें। सर प्लीज कैरी ऑन डॉक्टर जमील। शुक्रिया अर्शा। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने उम्दा तरीके से डिटेल में सभी कोर्सेज जो पैरामेडिकल के हैं 9 कोर्सेज आपने लिस्ट आउट किए, एक डिटेल में आपने सबको बता दिया है। उम्मीद के नाजरीन को इस कोर्स के मुतालिक सभी मालूमात हासिल हुई होंगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल है मुंबई से डॉक्टर साहब, कि ये जो कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के, ये मुंबई में अवेलेबल हैं? Definitely, it's available all over India in almost all medical colleges, and गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, ये सेपरेट इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट एंड डेफिनेटली अप्रोच देम। इट इज पॉसिबल, या मुंबई में तो डेफिनेटली है। जी 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 जी। और एक नीलोफर से एक सवाल है, which field we have to choose after 10th to go for this diploma, that is arts, commerce, science? Already आपने बताया है। जी नहीं, दिस इज पर्टिकुलरली मेंट फॉर साइंस सब्जेक्ट, व्हाटएवर टुडे सेशन, आज का जो सेशन था, ये सिर्फ पर्टिकुलरली साइंस स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप 10th के बाद भी अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो ये साइंस में ही घुसोगे आप, आपका ऑप्शन रेस्ट ऑफ द लाइफ साइंस ही रहेगा। एंड पीयूसी के बाद अगर आप लेना चाह रहे हो तो पीयूसी के दौरान आपको साइंस ही लेना पड़ेगा, तो ताकि आप उसके बाद कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, तो जो हमने डिस्कस किया था, मेडिकल रिकॉर्ड्स के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं मेडिकल रिकॉर्ड। सो बेसिकली दिस एंटायर सेशन ये था, वो साइंस वालों के लिए था, चाहे वो 10th रहो या पीयूसी के बाद रहो, साइंस ही मेन स्ट्रीम रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर साइंस। अगर आपको साइंस इंटरेस्टेड नहीं है तो आर्ट्स कॉमर्स भी है खुले हुए, बट उसका करियर गाइडेंस अलग रहेगा जी। तो इंशाल्लाह ताला वो कोई और सेशन में कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है डॉक्टर साहब। जी बोलिए। जी, आपके तजुर्बे से ये बताएं कि पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं 10th के बाद या फिर पीयूसी के बाद करना अच्छा रहेगा?
माय सजेशन पीयूसी के बाद अच्छा रहेगा, क्योंकि पीयूसी के दौरान आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, डिटेल में आप सीख पाएंगे, ताकि आप जब ये प्रैक्टिस करोगे या आप जब जॉब लोगे एज ए मेडिकल लैब टेक्नीशियन रहो या इमेज टेक्नीशियन रहो या रेडियोग्राफर माने ओटी टेक्नीशियन रहो, तो आपको बेसिक समझने में और आसानी रहेगी, और आपका जॉब और उम्दा रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अगर आप एबल कैपेसिटी आपकी इतनी अच्छी है कि 10th के बाद आप साइंस बाखूबी समझ सकते हैं एक ही साल में, तो आप 10th के बाद कर सकते हैं, 3 साल लगेगा। पीयूसी के बाद आपका परफॉर्मेंस अलग रहेगा, समझ अलग रहेगी सब्जेक्ट के तहत, नॉलेज अलग रहेगा। तो आई वुड प्रेफर पीयूसी साइंस करना जरूरी है, एंड नॉट जस्ट ओनली फॉर दिस कोर्स। आजकल के माशरे में आजकल का जो माहौल है, पीयूसी कंपलसरी हो गया है। जहाँ कहीं भी आप अप्लाई करेंगे किसी भी पोस्ट के लिए, कोई भी डिग्री, चाहे वो साइंस की हो या अलग से डिग्री हो, पीयूसी साइंस को ही लिया जाता है एज ए बेस डिग्री, एज ए फाउंडेशन डिग्री। तो अगर आप 10th पास हैं, अगर आप कोई और फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो आप बैकअप हो जाओगे, वहां पे आप फिल्टर हो जाओगे, सॉर्टेड हो जाओगे। तो पीयूसी जरूरी है, तो मेरा सजेशन रहेगा सबके लिए कि पीयूसी कर लीजिए, तो ये आपको बहुत काम आएगा आगे। सही सही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक सवाल है, जिस तरह डी फार्म में बी फार्म करने के बाद स्टूडेंट अपना एक खुद का एक मेडिकल स्टोर या फार्मेसी खोलते हैं, क्या ये मुमकिन है कि पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद भी एक लैब या सेटअप कर सकते हैं? इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। जी, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, आजकल डेफिनेटली ये डिस्कशंस में है, क्योंकि देखिए आप अपना खुद का लैब खोल सकते हैं, या एक्सरे जो भी डिपार्टमेंट एक्सरे लैब खोल सकते हैं, मेन मेन लैब के तहत ही है। बाकी सब डिप्लोमा कोर्सेज को आप प्राइवेटली कर नहीं सकते, या फिर शायद ऑप्टोमेट्री ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्नीशियन अपना खुद का एक आई टेस्टिंग सेंटर खोल सकते हैं, तो उसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन लैब में और एक्सरे में रिस्क क्या है कि आप एक डायग्नोसिस दे नहीं पाओगे, आप टेस्टिंग कर पाओगे, आप रिपोर्ट दे पाओगे, रिपोर्ट की ऑथेंटिकेशन जो होती है, ये गैर कानूनी तो चलता है बहुत पहले से कि आप रिपोर्ट, कोई भी लैब टेक्नीशियन अपना अपना लैब खोल के अपना ही रिपोर्ट देता है, लेकिन वो ऑथेंटिक कि ये रिपोर्ट को आप मेडिकली क्लिनिकली आप इसको कैसे एनालाइज करोगे, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो होते हैं या मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, इसमें डॉक्टर्स की लैब के डॉक्टर्स की जरूरी जैसी होती है, वैसे प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट लैब में भी अगर आप खुद का लैब भी खोलते हो, तो एक डॉक्टर को आप अटैच कर लीजिए, अपॉइंट कर लीजिए ऑन पार्ट टाइम बेसिस हो या ऑनलाइन बेसिस हो, ताकि आप वो रिजल्ट या रिपोर्ट उनसे टैली कर सके, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल का इश्यू आ जाता है, मुद्दा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई लीगल इश्यूज आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। यूजुअली नहीं आता है, गैर कानूनी बहुत सारे लोग करते हैं, एंड ऑफ द ट्रैक ऑफ द स्ट्रीम लाइन कई सारे टेक्नीशियंस अपने अपने खुद के लैब्स खोलते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप क्वालिटी रन कर सकते हो, आप क्लिनिकली पेशेंट को एसेस कर सकते हो कि जैसा मेडिकल डॉक्टर करता है, एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर एसेस करता है रिपोर्ट, वैसा अगर आप रिपोर्ट एसेस कर सकते हो तो ठीक है। लेकिन असेसमेंट नहीं सिखाया जाता है इसमें। डिप्लोमा कोर्सेज में आप कैसे करना है टेस्टिंग, ये सिखाया जाता है। टेस्टिंग के बाद आप क्या बोलते हो पेशेंट को, वो आप नहीं कह सकते। वो जिम्मेदारी अगर आ गई तो डॉक्टर वहां पे रहना जरूरी हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लोग अगर डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी करके खुद का लैब खोलना चाह रहे हो, तो उसमें आप अच्छे से परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। आपका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहना है, कॉन्फिडेंस होना है अपना खुद का, और रिपोर्ट्स का, और नॉलेज का कॉन्फिडेंस, इंस्ट्रूमेंट्स का कॉन्फिडेंस, क्वालिटी कंट्रोल का कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है। एंड प्लस एक डॉक्टर को आप साथ ली लीजिए। ऐसा नहीं कि फुल टाइम डॉक्टर को हैंड ओवर करना है, नहीं, आपका ही लैब रहेगा, बट डॉक्टर उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा तो आप रिस्क से बच जाओगे, मेडिको लीगल इन्वॉल्वमेंट से बच जाओगे, और रिपोर्ट्स बहुत सही रहेंगे, क्योंकि आखिरी में हमको पेशेंट्स के बारे में सोचना है, राइट? सही। पेशेंट्स का अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लैब टेक्नीशियन के लैब में जाके मैं देना चाहूंगा कि अपने माँ बाप के रिपोर्ट्स या फिर मेरे खुद के रिपोर्ट्स, जहाँ पे एक डॉक्टर ना हो और वो लैब टेक्नीशियन अगर उतना कॉन्फिडेंट है अपना एनालिसिस देने के लिए, तो मैं जाऊंगा। अगर हम आम आदमी की तरह सोचते हैं कि क्या हम अपना सैंपल ऐसे लैब में देंगे जहाँ पे कोई डॉक्टर ना हो, ये क्वेश्चन आपको आंसर दे देता है। कि ये कोर्स करके खुद का लैब डालने के पहले हम ये सोचना है कि ये लैब में मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने खुद का सैंपल और ये खुद के दोस्त अहबाब रिश्तेदारों का सैंपल भी कर सकता हूँ, उनको कॉन्फिडेंटली बोल भी सकता हूँ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं, एनालाइज भी कर सकता हूँ। तो यस, डेफिनेटली आप बोल सकते हैं। तो वो सवाल अपने आप को कर लेना चाहिए, क्या मैं आई शुड बी द पेशेंट्स शूज, आई शुड बी इन द पेशेंट शूज करके। जितना इम्पोर्टेंट सवाल था डॉक्टर साहब आपने उतने अच्छी तरह से इसका जवाब दिया है। होप के सभी को इस बात की समझ हो गई होगी।
एक चैट बॉक्स एक सवाल है डॉक्टर साहब। जी बोलिए। ईसीजी टेक्नोलॉजी, ईसीजी कौन सी? टेक्नोलॉजी, ईसीजी। ईसीजी। हाँ ईसीजी, तो, हाँ हाँ बोलिए। तो ये कोई इस कोर्स में आता है या फिर अलग से कोई इसका कोर्स है? ये यूजुअली नर्सिंग कोर्स में ही सिखाया जाता है, जो नर्सेस करते जी जी हैं, जी जीएनएम या बीएससी नर्सिंग। जी 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 ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज अभी फिर आ रहे हैं, जैसा कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन करके आ जी रहा है, कैथ लैब टेक्नीशियन। जी 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 तो जिसके लिए अलग सा कोर्स करना पड़ता है, और जी जी ओनली कार्डियोलॉजी रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स के लिए वो जी टेक्नीशियन अपॉइंट होता है, जी जी जैसा जी डायलिसिस टेक्नीशियन। सही है। ईसीजी टेक्नीशियन ऐसा सच नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा टेस्टिंग है। ईसीजी इज अ वेरी स्मॉल टेस्टिंग। जी जी तो सही उसके है। लिए सिर्फ एक टेक्नीशियन अपॉइंट करके जॉब देना है, ये ऐसे जॉब्स नहीं है, जी जी प्रोस्पेक्टस नहीं है उसका। जी अगर जी ईसीजी जी कोर्स भी रहा तो जी उसकी जी वैल्यू उतनी नहीं है, क्योंकि जी हॉस्पिटल्स में नर्सेस कर लेते हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स में डॉक्टर्स खुद कर लेते हैं, जी या जी कोई असिस्टेंट रखा जाता है कि भाई थोड़ा करके दे दो, हम उसका रिपोर्ट एनालिसिस हम करेंगे। जी जी तो ईसीजी निकालने के लिए कुछ सीखना जरूरी है, ये उतना मतलब कोर्स इसका नहीं है। जी जी अगर है तो भी उतना वैल्यू नहीं है, तो जी बेटर जी नॉट टू गो फॉर। सही। एक सवाल है। जी। शायद उन्होंने शायद लेट ज्वाइन हो गए थे, तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द अच्छा। मीनिंग ऑफ पैरामेडिकल? हाँ जी। जी दिस इज, जैसा आप मेडिकल का माना आपके दिमाग में क्या रहेगा, तो मेडिकल कोर्स इज मेन स्ट्रीम, या तो डॉक्टर बनेंगे या डेंटल डॉक्टर बनेंगे, या फार्मेसी कोर्स, ये जो भी कोर्सेज हैं आपके दिमाग में, ये मेडिकल कोर्सेज करके आप। पैरा, पैरा का मतलब आप गूगल भी कर सकते हैं, ये एक इंग्लिश वर्ड है। पैरा मतलब साइड बाय साइड, जैसा पैरेलल। आप मैथमेटिक्स में पैरेलल लाइंस जानते होंगे ना, जो कोई भी इसने सवाल किया है। जी ये पैरेलल माने साइड बाय साइड के लाइंस को पैरेलल कहा जाता है। जी तो साइड बाय साइड के जो भी होते हैं चीजें, उसे पैरा लगाया जाता है। पैरा मेडिकल मतलब मेडिकल के साइड बाय साइड साथ साथ चलने को पैरा मेडिकल कोर्स कहते हैं। वो मेडिकली रिलेटेड है, पेशेंट रिलेटेड है, डॉक्टर्स रिलेटेड है, हॉस्पिटल रिलेटेड है, सर्विस रिलेटेड है। डॉक्टर ना होते भी आप डॉक्टर की तरह ही थोड़ी बहुत खिदमत करते जा रहे हैं पेशेंट्स की, तो ये पैरा मेडिकल का माना, मेडिकल के साथ साथ पैरामेडिकल कोर्स। तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग ऑफ पैरामेडिकल कोर्स। जी जी एग्जाम्पल एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं, जैसा एक जनरलाइज एग्जाम्पल बोलता हूँ। अगर मैं कार का ओनर हूँ, या कार का मोबाइल का ऑटोमोबाइल्स का ओनर हूँ, कारखाना है मेरा, तो मैं थियोरेटिकली सब कुछ जानता हूँ कि कार कैसे बनती है, उसमें कौन सा नट, कौन सा स्टील, कौन सा वायर, क्या क्या यूज होता है। बट बनाने के लिए मैं जा नहीं सकता, और मुझे आता नहीं, तो उसके लिए मुझे कार का टेक्नीशियन चाहिए। तो कार के टेक्नीशियन के बगैर मेरी कारखाना नहीं चलता। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। डॉक्टर्स के बगैर पैरामेडिक्स का नहीं चलेगा, पैरामेडिक्स के बगैर डॉक्टर्स का नहीं चलेगा। तो ये दोनों जुड़ के साथ साथ जाना है आगे पेशेंट्स की खिदमत के लिए, और वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड इन लार्ज। सही सही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आ, जी। जिस तरह से हर कोर्स के एक एक हायर एजुकेशन होता है, आप जी। कोई भी मेडिकल ले लीजिए या फिर इंजीनियरिंग लीजिए, फार्मेसी ले लीजिए, तो इसी जी। तरह से अगर कोई पैरामेडिकल कोर्स कंप्लीट करता है और उसे हायर एजुकेशन में जाना है हाँ उसी जी। फील्ड में, तो ऐसे कोई कोई कोर्सेज अवेलेबल हाँ हैं जी। जो अपना एक आला तालीम उसी फील्ड में हासिल करे? बेसिकली हम पैरामेडिकल कोर्स क्यों चुन रहे हैं, एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखता हूँ कि मेरा अगर एवरेज परफॉर्मेंस रहा है 10th तक एंड पीयूसी में भी, और मैं हायर एजुकेशन कोर्सेस या प्रोफेशंस कर नहीं पा रहा हूँ, या मेरा उतना परफॉर्मेंस नहीं है कि मैं एमबीबीएस ले सकूं, या डेंटल ले सकूं, या बी फार्मेसी ले सकूं, जिसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट या सीईटी। जी तो ये सब मैं मतलब मेरी काबिलियत या मेरा परफॉर्मेंस, शायद मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं हायर तक जा नहीं सकता, इतने हायर लेवल एजुकेशन। जो कोई भी 80-90% या नीट क्लियर कर सकते हैं, डेफिनेटली उनको हायर एजुकेशन स्टार्टिंग से ही मिल जाएगा। यूसी के बाद ही आप एमबीबीएस कर लेंगे, बीडीएस कर लेंगे, बी फार्मेसी कर लेंगे, जो भी कर लेंगे। ये हायर परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स जो रहेंगे, वो जी इमीडिएटली पीयूसी के बाद उनको हायर एजुकेशन मिल जाएगा, हायर जी प्रोफेशन। जी बट जिन जिनको ये हायर परसेंटेज या परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है या मिल नहीं रहा है, और जो ले नहीं सकते एमबीबीएस और बीडीएस और बी फार्मेसी, जो हायर लेवल तक, हायर कोर्सेज तक जा नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए बेसिक डिग्रीज हो गए पैरामेडिकल कोर्सेज, एटलीस्ट मेडिकली रिलेटेड है। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें हायर डिग्री क्या हो सकता है, एक डिप्लोमा के बाद आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं, जैसा डीएमएलटी के बाद बीएसएमएलटी रहेगा, बीएससी। रेडियोग्राफर में भी बीएससी, हर हर एक डिप्लोमा के बाद उसी के तहत उसी सब्जेक्ट्स के बीएससी रहेंगे, लेकिन वो आपके प्रैक्टिकल फील्ड में कहाँ तक काम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा अगर आप मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो या टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली बैचलर इज प्रिफर्ड ओवर डिप्लोमा। तो सिर्फ वो हद
तक, लेकिन प्रैक्टिसिंग फील्ड में जैसा कि आप लैब टेक्नीशियन हो और वही सैंपल निकाल रहे हैं, वही सैंपल प्रोसेसिंग मशीन में कर रहे हैं, मशीन के बारे में मालूम है, सैंपल के बारे में मालूम है, रिपोर्ट के बारे में मालूम है, सब मालूम है डिप्लोमा से, तो बीएससी करके भी आपको उतना ही मालूम रहेगा और काम भी उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बीएससी करने के बाद एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे, नहीं। लेकिन अगर आप मेडिकल कॉलेज में या कहीं पे भी नर्सिंग कॉलेज में या पैरामेडिकल कॉलेज में आप अप्लाई करना चाह रहे हो एज ए टीचिंग पोस्ट, तब ये डिग्रीज काम आएंगे। लेकिन प्रैक्टिस वाइज डिप्लोमा काफी है, डिप्लोमा काफी है, जॉब वाइज डिप्लोमा काफी है। थोड़े बहुत हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट क्लिनिक्स जॉब के लिए हायर डिग्री पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि हायर डिग्री से हायर एक्सपीरियंस आ जाएगा, डिग्री एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस डिप्लोमा वाला बेहतर कर सकता है बैचलर से, बीएससी वाले से भी डिप्लोमा बेहतर परफॉर्म कर सकता है एक्सपीरियंस, बट डिग्री में डिप्लोमा छोटी डिग्री रहेगी। तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं एज ए डॉक्टर मैं लैब टेक्नीशियन प्रेफर कर रहा हूँ, तो मुझे डिप्लोमा अगर अच्छा एक्सपीरियंस वाला मिल जाए तो आई वुड टेक हिम एज माय टेक्नीशियन रादर देन बीएस। तो डिग्री पे नहीं जाता एक्सपीरियंस, तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल जॉब प्रोस्पेक्टस, जैसा हॉस्पिटल रहेगा या कॉलेज रहेगा उनके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो हायर एजुकेशन मेरे हिसाब से जिनको इंटरेस्ट है और पढ़ाई करने के लिए दे कैन गो फॉर बैचलर्स डिग्री। जिनको इंटरेस्ट है नहीं मुझे सिर्फ जॉब के तहत करना है, तो डिप्लोमा इज इनफ। एंड टीचिंग पोस्ट के लिए जिनको जाना है उनको बैचलर करना जरूरी हो जाता है। आफ्टर दैट ऑल्सो देयर इज फर्दर एमएससी पोस्ट, एमएससी भी कर सकते हैं, यूजुअली कोई नहीं करता, डिप्लोमा या मैक्सिमम बैचलर तक जाते हैं जहां तक हमने देखा है। तो दिस इज सेल्फ सफिशिएंट। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, अगर अपना कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। जी अर्शिया। डॉक्टर साहब, जी बोलिए। यहाँ मेरे चैट बॉक्स में एक सवाल है। हाँ जी सर, व्हाट आर सुपर रेलिगार लैबोरेटरीज, SRL लैब्स, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। यस। हाँ जी, हाँ, तो ये एक प्राइवेटाइज्ड लैब है, जैसा अपोलो लैब है। अब हॉस्पिटल्स के अलग अलग नाम होते हैं, राइट, पकड़ हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल, या फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, या फिर कोई भी हॉस्पिटल्स के नाम ले लीजिए। अलग अलग जैसे हॉस्पिटल्स के नाम होते हैं वैसे अलग अलग लैब्स के नाम होते हैं। ये सारे लैब्स जो है, यहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, वन ऑफ द फाइनेस्ट लैब्स जो लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है ऑल ओवर इंडिया। तो उसमें एक बड़ा नाम SRL लैब है। यहाँ पे आपको एज ए लैब टेक्नीशियन मिल जाए तो इट्स अ वेरी नाइस पोस्ट एंड सैलरीज भी अच्छे हैं। प्राइवेट लैब है, जैसा थेरोकेयर लैब मुंबई में है, थेरोकेयर लैब, वैसा SRL लैब है, वैसा अपोलो है, वैसा मेट्रोपोलिस है, वैसा मेडल प्रोमैक्स है। ऐसे लैब्स, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के कई नाम हैं। तो ये एक आला दर्जे का एंड वेरी टॉप क्लास क्वालिटी का लैब है। यहाँ पे कई सारे लोग मतलब जॉब्स करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एंड ऑल ओवर इंडिया है इसका। And I have also worked here in SRL as a head consultant for the Department of Biochemistry. So it's a lab. Basically एक लैब है, बड़ा लैब है, बड़े पैमाने पर बड़ा लैब है, छोटा मोटा लैब नहीं, जैसा थेरोकेयर। So that is just a brand. SRL is a brand, branded lab. जैसे आप पूछ रहे हैं कि what is Peter England? Peter England is a shirt name, Arrow is a shirt name, so Van Heusen is a shirt name. So they are all different brands with different quality and different price range. So SRL is one of the top brands in India overall. I hope they have understood and I really wish them all the best. अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, अच्छे से कोर्स चूज करने में, सेलेक्ट करने में तौफीक दे और खैर बरकत और आफियत के साथ आगे बढ़े अपनी लाइफ में, और कभी रिग्रेट ना करे एक सिलेक्शन करने के बाद, कभी वापस ना देखे, आगे बढ़ते ही बस। I wish them all success and good decisions. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उस्मान, आपने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बताया। अब पार्टिसिपेंट्स, वक्त हो रहा है सेशन के इख्तिताम का। नाज़रीन, चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म का लिंक दिया गया है। आप सबसे गुजारिश है कि सेशन के इख्तिताम पर फीडबैक फॉर्म फिल करके सबमिट कर दें। डॉक्टर उस्मान, आपने हमारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहा और बहुत बेहतरीन तरीके से पैरामेडिकल कोर्सेज पर, इसके स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज पर रोशनी डाली। इसके लिए मैं ट्रस्ट की जानिब से, अपनी और तमाम पार्टिसिपेंट की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। आमीन। And equally I am very happy that I got this opportunity to speak. ये जो डॉक्टर जमील साहब ने बहुत अच्छा मतलब आगाज किया इस सीरीज का थ्रू हमदर्द एजुकेशन ट्रस्ट।
मुबारकबाद और शुक्रगुजार भी हूँ मैं। मुबारकबाद आपको कि काम शुरू किया, शुक्रगुजार इसलिए कि आपने मुझे मौका दिया हेल्प करने के लिए, खिदमत देने के लिए, बच्चों में मतलब एक हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए और क्लैरिटी देने के लिए कि कन्फ्यूजन ना हो। कई सारे लोग कन्फ्यूज़ होके छोड़ देते हैं, आगे एजुकेशन ही नहीं करते हैं या डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो ऐसा ना हो किसी के साथ, खासकर मुस्लिम माशरे में जो कमी है प्रोफेशनल्स की, ये अल्लाह ताला इसको मतलब आसान करे और सबको आगे बढ़ाए। ये बस यही दुआ है। जी जी, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सेशन में शिरकत फरमाए HECT के चेयरमैन डॉक्टर जमील अहमद, जिन्होंने इस सेशन को ऑर्गेनाइज और स्पॉन्सर किया। इनका मैं ट्रस्ट और तमाम पार्टिसिपेंट्स और अपनी जानिब से भी शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया जमील सर। इस सेशन में शामिल तमाम तुलबा, वालिदैन और असातिज़ा का भी मैं अपनी और HECT की जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ। नाजरीन, मुस्तकबिल करीब में हम HECT वेब टॉक सीरीज ऑन करियर गाइडेंस के ऐसे ही मुख्तलिफ सेशंस के साथ हाजिर होंगे। आप तमाम से दरख्वास्त है कि आइंदा भी आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और अपने अजीज व अखारब को भी शिरकत करने के लिए कहें। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ तुलबा की बेहतरी है, जिसके लिए आपका सपोर्ट लाजमी है। Sir, with due permission of you both, shall I close the meeting? Well, if no one has any questions, yes, I think you can call it. Over to Dr. Jamil sir. या थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त निकाला Thank you, sir. और इन बच्चों को रहबरी की पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह खैर। तो नाजरीन, हमारे अगले सेशन तक मैं अर्शिया खातून आप तमाम से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।